नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सा चैप्टर खुलेगा। कनाडा का मोदी वाला इलाज शुरू हो गया है। उधर लॉरेंस बिश्नोई खालिस्तानियों का काल कैसे बना हुआ है, आज इसके बारे में बात होगी। कनाडा में ठोके जा रहे खालिस्तानियों पर खुद कनाडा पुलिस कैसे एक्सपोज हो गई है, आज आपको यह भी दिखाऊंगा। खालिस्तानियों को एक एक करके कैसे और क्यों निपटा रहा है लॉरेंस बिश्नोई। सलमान खान पर बड़ा खतरा है क्या? बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की जांच में पुलिस को ब्लैक बैग में क्या मिला, आज सबसे पहले इसकी बात होगी। इसके बाद महाराष्ट्र, झारखंड, यूपी का उपचुनाव डेट आ गई है। कहां किसका पलड़ा भारी है, यह आपको आज इस दूसरे चैप्टर में बताऊंगा। महाराष्ट्र के लिए बीजेपी का हरियाणा की तरफ सीक्रेट प्लान तैयार, बाजी कैसे पलटेगी, इसके बारे में बात होगी। यूपी में उपचुनाव में अखिलेश बनाम सीएम योगी का फाइनल चैप्टर खुल गया है, आज उसकी भी बात होगी। इसके बाद यूपी के बहराइच में हिंसा में मारे गए राम गोपाल के परिवार से मिले सीएम योगी, और फिर जो हुआ वो आज आपको देखना चाहिए। मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा करने वालों के घर की छत पर नवभारत की टीम को जो मिला, आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। भारतीय सेना की ताकत अब कई गुना बढ़ने वाली है। भारत अमेरिका से 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन खरीदेगा, जिसके लिए दोनों देशों के बीच 32,000 करोड़ की डील हो गई है। ड्रोन की डिलीवरी 4 साल में शुरू होगी। इनमें से 15 ड्रोन नेवी, जबकि 8 ड्रोन आर्मी और एयरफोर्स को मिलेंगे। इन ड्रोन्स को चीन और पाकिस्तान से लगी समुद्री और जमीनी सीमाओं के पास तैनात किया जाएगा। इसी घातक ड्रोन की मदद से अमेरिका ने अलकायदा के सरगना अल जवाहिरी को काबुल में मार गिराया था। जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्य में आर्टिकल 370 हटने और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में यह पहली निर्वाचित सरकार होगी। श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में कल सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण में इंडी गठबंधन के तमाम नेताओं को न्योता भेजा गया है, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल का नाम भी शामिल है। दिल्ली में पराली को लेकर CAQM यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की चेतावनी के बाद आज दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने हाई लेवल बैठक की। बैठक में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के साथ दूसरे अधिकारी मौजूद रहे। बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए आज से दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का पहला चरण लागू हो चुका है। दिल्ली में 1 जनवरी तक पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत मंडपम में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश पहले से 6 गुना ज्यादा मोबाइल बना रहा है और क्वालिटी सर्विस पर ध्यान दे रहा है। 18 अक्टूबर तक चलने वाले इस इवेंट में दुनिया भर के 120 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही इसमें 400 से ज्यादा एग्जीबिटर और करीब 900 स्टार्टअप मौजूद हैं। इस इवेंट में 190 से ज्यादा देशों के 3000 से ज्यादा प्रतिनिधि पहुंचे। एक तरफ देश के कई राज्यों में ठंड ने दस्तक देनी शुरू कर दी है, वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में घनघोर बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से आज तमिलनाडु के स्कूल और दफ्तरों में छुट्टी घोषित कर दी गई। आंध्र प्रदेश में भी सरकार ने 17 अक्टूबर तक छुट्टी घोषित की है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक आंध्र प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव का आज ऐलान हो गया। इन दोनों राज्यों का चुनाव भी बहुत अहम है, क्योंकि अगर इन दोनों राज्यों में हरियाणा जैसी जीत बीजेपी ने हासिल कर ली तो फिर इंडी गठबंधन के लिए इस हार से उभरने में बहुत समय लगेगा उसे, क्योंकि इंडी गठबंधन तो पहले से ही हरियाणा की हार से पस्त है। इंडी गठबंधन अब तक शौक में कि हरियाणा में बीजेपी ने बाजी पलटी तो पलटी कैसे। अब उन्हें लग रहा होगा कि कहीं महाराष्ट्र में भी हरियाणा जैसे ही बीजेपी बाजी पलट ना दे, क्योंकि जैसे हरियाणा के लिए कहा जा रहा था वैसे ही महाराष्ट्र के लिए कहा जा रहा है कि नहीं, बीजेपी के लिए तो खत्म मामला है महाराष्ट्र। अगर बीजेपी ने महाराष्ट्र भी निकाल दिया तो फिर नरेंद्र मोदी की गाड़ी 2029 से पहले कहीं रुकने वाली नहीं। इसलिए आज जिन चुनाव की डेट आई है वो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। चुनाव आयोग ने वोटिंग की जो तारीख बताई है उसमें महाराष्ट्र में 20 नवंबर को सिंगल फेज में वोटिंग होगी, एक चरण में। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को 2 फेज में वोटिंग होगी। 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे जो 2 फेज में होंगे। 47 विधानसभा और वायनाड लोकसभा सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी।
केदारनाथ विधानसभा सीट और नांदेड़ लोकसभा सीट पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी। कुल मिलाकर देश के 15 राज्यों की 417 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। सभी चुनावों के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद यूपी उपचुनावों में बड़ा ट्विस्ट आ गया है, उसके बारे में आपको आगे बताऊं। लेकिन सबसे पहले महाराष्ट्र की बात करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाले हैं, जिसका इंतजार बेसब्री से हो रहा है। महाराष्ट्र में ऐसा खेल हुआ जिसके बाद दो पार्टियां टूट गई, एक सरकार गिर गई, उसकी जगह नई सरकार बनी। पिछले 5 साल में महाराष्ट्र की राजनीति में भयंकर तोड़फोड़ हुई है, उथल पुथल हुई है। और अब चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी के पास अपना अपना हिसाब पूरा करने का समय है। हालांकि इमोशन अपनी जगह है, इलेक्शन अपनी जगह, माहौल और मैनेजमेंट में अंतर होता है और यह अंतर हरियाणा में दिख चुका है। महाराष्ट्र में क्या पॉलिटिकल हलचल है वो भी आपको बताऊंगा। पहले चुनाव से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखों के बारे में बता देता हूं। महाराष्ट्र में 22 से 29 नवंबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे प्रत्याशी। 30 अक्टूबर तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। चुनाव से नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 4 नवंबर की रखी गई है। महाराष्ट्र चुनाव में किस पार्टी का क्या दांव पर लगा है वो भी आपको जानना चाहिए। लेकिन पहले 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे देख लीजिए। तब जो हालात थे अब तो वो पूरी तरह से बदल चुके हैं। 2019 में बीजेपी को 105 सीट मिली थी और बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। शिवसेना, जो तब एक शिवसेना थी, उसने 56 सीटें जीती थी। एनसीपी, जो तब एक एनसीपी थी, टूटी नहीं थी, उसको 54 सीटें मिली थी और कांग्रेस के खाते में 44 सीटें आई। 2019 में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था और दोनों ही दलों ने मिलकर 161 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था। लेकिन बहुमत मिलने के बाद सरकार नहीं बन पाई और 2019 के बाद 5 साल में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ। मुख्यमंत्री पद को लेकर उद्धव ठाकरे और बीजेपी में ठन गई। उद्धव ठाकरे चाहते थे कि 2.5 साल दोनों पार्टियों का सीएम हो, जबकि बीजेपी का कहना था कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। इसी बात पर गठबंधन टूट गया। सरकार बनती न देख तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया। लेकिन इसके बाद एक नया ड्रामा देखने को मिला। 23 नवंबर 2019 को देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार के समर्थन से सीएम पद की शपथ ले ली। अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बनाए गए, लेकिन बीजेपी बहुमत साबित नहीं कर पाई और 3 दिन के अंदर देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा। इधर उद्धव ठाकरे अलग ही रणनीति बना रहे थे। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी सरकार बना ली और 28 नवंबर 2019 को उद्धव ने सीएम पद की शपथ ली, लेकिन वो 18 महीने ही मुख्यमंत्री रह पाए। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने उद्धव के खिलाफ बगावत कर दी और 40 विधायकों के साथ मिलकर शिवसेना ही तोड़ दी। एकनाथ शिंदे शिवसेना विधायकों के साथ गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक घूमते रहे। इधर बहुमत खोने के बाद उद्धव ठाकरे ने 29 जून 2022 को इस्तीफा दे दिया। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने बागी विधायकों के साथ बीजेपी से गठबंधन किया और 30 जून 2022 को मुख्यमंत्री बने। 1 साल बाद महाराष्ट्र में फिर से घमासान हुआ। अजीत पवार ने एनसीपी के 35 से ज्यादा विधायकों के साथ बगावत की। अजीत पवार ने बीजेपी और एकनाथ शिंदे गठबंधन से हाथ मिला लिया। अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बनाए गए। यानी शिवसेना और एनसीपी दोनों ही पार्टियां टूटी। पार्टी के नाम और चुनाव निशान को लेकर भी कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक लंबी लड़ाई चली। अंत में एकनाथ शिंदे को शिवसेना का नाम और सिंबल मिल गया। उद्धव गुट की शिवसेना का नाम शिवसेना यूबीटी रखा गया। इसी तरह से एनसीपी का नाम और सिंबल अजीत पवार को मिला, जबकि शरद पवार गुट की पार्टी को एनसीपी शरद पवार का नाम मिला। जिस राज्य की राजनीति में आप सोचिए इतना ड्रामा हो चुका है पिछले 4-5 साल में, वहां चुनाव कितना दिलचस्प होगा। इतने राजनीतिक ड्रामे के बाद आज की तारीख में महाराष्ट्र में किसके पास कितनी सीट है वो भी आपको बताता हूं। एनडीए में बीजेपी के पास आज की डेट में 103 विधायक, शिवसेना शिंदे गुट के पास 37 एमएलए हैं, एनसीपी शरद पवार के पास 39 विधायक हैं और अन्य दलों के 22 विधायक हैं। यानी कुल मिलाकर एनडीए के पास आज की डेट में 201 विधायकों का नंबर है। जबकि महाविकास अघाड़ी की बात करें तो कांग्रेस के पास 37 विधायक, शिवसेना यूबीटी के पास 15, एनसीपी शरद पवार के पास 13 विधायक और अन्य दलों के 2 विधायक। महाविकास अघाड़ी के पास कुल 67 विधायक हैं। चुनौतियां सभी दलों के सामने। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में मतदाताओं ने गजब फैसला सुनाया, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ गई। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 9 सीट मिली, उसे 14 सीट का नुकसान। आपको यह हिसाब समझाता हूं कि लोकसभा चुनाव को अगर विधानसभा के सीटों में कन्वर्ट करें तो आज की डेट में किसका पलड़ा भारी दिखता है। तो 2024 में अगर आप देखिएगा, ये लोकसभा का आपको बता रहा हूं,
लोकसभा में बीजेपी को कितनी सीट आई थी? बीजेपी को आई थी 9 सीट माइनस 14 सीट का उसको नुकसान हुआ था। शिवसेना एकनाथ शिंदे वाला, उसको आई थी 7 सीट, और एनसीपी जो अजीत पवार वाली है उसको आई थी 1 सीट। कांग्रेस को आई थी 13 सीट, कांग्रेस को 13, और उसको 12 सीट का फायदा हुआ था, प्लस 12। शिवसेना यूबीटी इसको आई थी 9 सीट, और उसे 9 सीट का नुकसान हुआ था, -9। और एनसीपी शरद पवार को आई थी 8 सीट, और उसके लिए +4 था, 4 सीट का फायदा हुआ था। लेकिन अब सवाल यह है कि जब आप इन लोकसभा सीटों को अगर हूबहू विधानसभा सीटों में कन्वर्ट करें, मतलब अगर यही रिजल्ट रिपीट हो गया विधानसभा में, तब किसको कितनी सीटें आएंगी? अगर आप उसको ऐसे देखें कि इसको अगर आप कन्वर्ट करें विधानसभा सीट में, तो किसकी क्या स्थिति बैठती है, जरा देखिए। इन सीटों के हिसाब से बीजेपी को बढ़ा था कितनी सीटों पर? 79 सीट पर बढ़ा था बीजेपी को। शिवसेना शिंदे गुट को इसको है 40 सीट पर बढ़ा था, और एनसीपी अजीत पवार एपी इसको कितनी सीट पे बढ़ा था? मात्र 6, और अन्य 1 सीट पर, अदर्स 1 सीट। तो अगर आप इसको मिला दीजिए तो एनडीए के लिए आंकड़ा बैठता है 126 सीट पर एनडीए आज की डेट में है, अगर लोकसभा वाला रिजल्ट रिपीट हो गया विधानसभा में। अब इंडी गठबंधन की अगर बात करें, इंडी गठबंधन कहां बैठता है? कांग्रेस को इस हिसाब से अगर देखिएगा तो उसको 63 सीट पर बढ़ाता है। आप देखिए शिवसेना यूबीटी को, उसको है 67 सीट पे बढ़त, और एनसीपी जो शरद पवार वाली है उसको बढ़त है 33 सीट पर, 33। यानी अगर इन तीनों को मिला दीजिए तो इसकी सीटें बैठती हैं 153। यानी अगर लोकसभा वाला रिजल्ट रिपीट हो गया तो सरकार बन जाएगी इंडी अलायंस की, क्योंकि सरकार बनाने के लिए 145 सीट चाहिए, जो कि अभी 153 वाली सीट में कन्वर्ट होता दिख रहा है इंडी का मामला, और एनडीए 126 पे अटक जाएगा। लेकिन यह तब होगा जब लोकसभा वाला चुनाव रिपीट होगा। अभी तो हरियाणा में दिख गया कि वहीं लोकसभा वाला रिजल्ट रिपीट नहीं हुआ, तो महाराष्ट्र में कैसे होगा, ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। अभी दूसरी चुनौती सीट शेयरिंग की है, क्योंकि गठबंधन की राजनीति में सीटों पर सहमति होनी भी जरूरी है, और सीट शेयरिंग के मामले में एनडीए इंडी गठबंधन से आगे निकलता दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक सीटों का बंटवारा एनडीए के अंदर आखिरी दौर में 90% सीटों पर समझौता हो चुका है। बीजेपी 158 सीटों पर चुनाव लड़ेगी महाराष्ट्र में, शिवसेना शिंदे गुट 70 सीटों पर, और एनसीपी अजीत पवार गुट को 50 सीटें दी जा सकती हैं। हरियाणा में मिली जीत के बाद बीजेपी जोश में है और महाराष्ट्र के लिए माइक्रो लेवल पर रणनीति बना रही। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन का कॉन्फिडेंस हिला हुआ लग रहा है, वो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर ही सवाल उठा रहा है। संजय राउत को सुनिए, जो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग से अपील है कि महाराष्ट्र के चुनाव को हरियाणा का चुनाव ना बना दे। चुनाव की घोषणा हुई है तो अभी हम सब लोग तैयारी में लगे हैं। हम चुनाव आयोग से इतनी अपेक्षा करते हैं कि आप इस राज्य का चुनाव हरियाणा जैसा मत करिए। हरियाणा में जो हुआ है पूरी देश की जनता देख रही है, चाहे ईवीएम हो, चाहे पोस्टल बैलेट हो, चाहे जो सत्ताधारी पार्टी की जो सब सामने आई है बातें, महाराष्ट्र में ज़्यादा हो रहा है, पैसों का खेल चलेगा, पुलिस का और यंत्रणा का भी मिसयूज होगा। तो ये सब चुनाव आयोग अपने आप को अगर निष्पक्ष मानती है, अपने आप को मानती है, हम नहीं मानते, तो आपको ये करना पड़ेगा। ये वही संजय राउत हैं, जब हरियाणा का रिजल्ट आया था तो इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में रह गई, अपने साथियों को सीटें नहीं दी, और बीजेपी ने गजब का वहां काम। अब महाराष्ट्र में अभी अनाउंस ही हुआ है डेट, और इन्होंने दिमाग में भरना शुरू कर दिया कि भैया देखो, यहां तो इलेक्शन कमीशन हरियाणा जैसा हाल करेगा तो गड़बड़ हो। यही इन लोगों की दिक्कत। खैर, इन चुनावों से जुड़े हुए चैप्टर्स लेकर आता रहूंगा। फिलहाल पाठशाला में अगली क्लास। बहराइच हिंसा में मारे गए राम गोपाल के परिवार से सीएम योगी मिले, तो फिर जो हुआ वो आपको देखना चाहिए।
मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा करने वालों के घर की छत पर नवभारत को क्या क्या मिला, देखेंगे तो हैरान रह जाए। बहराइच हिंसा को लेकर सीएम योगी बहुत सख्त तेवर में। पहले उन्होंने अपने बड़े बड़े अधिकारियों को ग्राउंड पर उतारा। अब सीएम योगी उस पीड़ित परिवार से भी मिले जिस पीड़ित परिवार ने बहराइच हिंसा में अपना बेटा खोया। यह परिवार उस राम गोपाल मिश्रा का परिवार है जिस राम गोपाल मिश्रा की बहराइच में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। सिर्फ हत्या नहीं, बेरहमी से हत्या। आज राम गोपाल मिश्रा का परिवार सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए बहराइच से लखनऊ आया था। राम गोपाल मिश्रा का परिवार जब सीएम योगी से मिला, उनके पिता और मां अपने आंसू रोक नहीं पाए। मां ने बिलखते हुए कहा कि बेरहमी से उनके बेटे की हत्या कर दी गई, उनका सब कुछ छिन गया। पिता भी अपने 22 साल के जवान बेटे की हत्या की बात करते करते सीएम योगी के सामने रो पड़े। राम गोपाल मिश्रा की पत्नी भी घूंघट डाले सीएम के सामने बैठी रही। पूरा परिवार मुलाकात के दौरान सीएम योगी से इंसाफ की गुहार लगाता रहा। पीड़ित परिवार का दुख देखकर कुछ देर के लिए तो सीएम ऑफिस में सन्नाटा छा गया। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार का हौसला बढ़ाया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। सीएम योगी से मुलाकात के बाद पीड़ित परिवार ने भी इंसाफ मिलने की उम्मीद जताई। सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद बहराइच हिंसा में मारे गए राम गोपाल मिश्रा के भाई ने क्या कहा। मुख्यमंत्री से जो हमें कहना था, जिसके लिए हम चल के आए थे वहाँ से, वो हमने कहा, उन्होंने सुना, हमें आश्वासन दिया, उससे हम संतुष्ट हैं। और कार्रवाई करने के लिए कहा गया तो कार्रवाई भी होगी, कहा ऐसा कहा सीएम साहब ने। बस क्या आप लोगों ने मांग रखी थी, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? एनकाउंटर या बुलडोजर एक्शन की कुछ आप लोगों ने बात करी? वो बाबा हैं, वो खुद ही जानते हैं कि उन्हें करना क्या है। हमें जो कहना था हमने कहा, जो उन्हें करना होगा वो करेंगे। एनकाउंटर की आप लोगों ने बात करी कि एनकाउंटर होना चाहिए, जो आरोपी है उसमें जो है उसका एनकाउंटर होना चाहिए, उसकी तो सजा मिलनी ही चाहिए। जो दोषी है उससे तो सजा मिलेगी ही। बुलडोजर की भी बात करी? बिल्कुल बात करें। क्या बोला आप लोगों ने? बुलडोजर एक्शन चाहते हैं परिवार, जो उनके घर है उन पे बुलडोजर चले? सीएम साहब ने कहा है कि जितना हो सकेगा हमसे उतना हम करेंगे। अब हम इससे ज्यादा क्या कहें। पीड़ित परिवार भी जानता है कि सीएम योगी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, इसलिए उन्हें अब जल्द से जल्द इंसाफ मिलने की उम्मीद जगी। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने भी साफ कर दिया कि बहराइच की घटना के दोषियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने ट्वीट किया कि बहराइच की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में काल कवलित हुए युवक के शोक संतप्त परिजनों से आज लखनऊ में भेंट की। दुख की इस घड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता से पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। आश्वस्त रहें, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना यूपी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। इस घोर, निंदनीय और अक्षम्य घटना के दोषियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। योगी सरकार ने बहराइच हिंसा में मारे गए राम गोपाल मिश्रा की पत्नी को सरकारी नौकरी और परिवार को आर्थिक मदद देने की भी घोषणा की। 10 लाख रुपए की मदद देने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री आवास देने को कहा है। आयुष्मान भारत का कार्ड देने को कहा है और जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं जो गरीबों को मिल सकती हैं, उन सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए जिलाधिकारी को निर्देशित किया है। और उनकी पत्नी हाई स्कूल पास हैं, अगर उनके लायक कोई संविदा पे या ऐसी कोई नौकरी है तो उस पर भी विचार करने के लिए महाराज जी ने उस परिवार से कहा है। एक तरफ सीएम योगी ने लखनऊ में पीड़ित परिवार से मुलाकात कर एक्शन का भरोसा दिया, पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देने की घोषणा की, तो दूसरी तरफ लखनऊ से करीब 150 किलोमीटर दूर बहराइच पर भी योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बनाए हुए। योगी के निर्देश पर पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी बहराइच में कैंप कर रहे हैं, जिनसे सीएम योगी पल पल की अपडेट भी ले रहे हैं। सीएम योगी खुद बहराइच के हालात की निगरानी कर रहे हैं। सीएम के आदेश पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। राज्य के गृह सचिव भी बहराइच में डेरा डाले हुए हैं। हालात काबू में करने के लिए बहराइच में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात किया गया है। उपद्रवियों की तलाश में बड़े लेवल पर सर्च ऑपरेशन जारी है। अब तक 30 आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है। बहराइच हिंसा को लेकर योगी आदित्यनाथ सख्त हैं, क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि मूर्ति विसर्जन के दौरान सोची समझी साजिश के तहत हिंसा पर। आरोप यह भी है कि साजिश के तहत दुर्गा माता की मूर्ति लेकर जा रहे विसर्जन के जुलूस पर कुछ घरों की छतों से पथराव हुआ और भीड़ को उकसाया गया। यह 13 अक्टूबर की वो तस्वीर है जिसमें राम गोपाल मिश्रा को आखिरी बार देखने का दावा किया गया।
इस तस्वीर में दिख रहा मकान अब्दुल हमीद का है, जिसके परिवार पर रामगोपाल मिश्रा की बेरहमी से हत्या का आरोप है और वारदात के बाद से पूरा परिवार फरार है। आज टाइम्स नाउ नवभारत की टीम उस मकान की छत पर पहुंची, जहां पर रामगोपाल मिश्रा को गोली मारने का दावा किया जा रहा है। हमारे सहयोगी को छत पर जो दिखा उसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। अब्दुल हमीद की मकान की छत पर लाठी डंडों के साथ लोहे का रॉड भी पड़ा मिला। साथ ही छत पर ईंट, पत्थर और कांच की टूटी हुई बोतलें नजर आई। क्राइम स्पॉट पर साजिश को कौन कौन से सबूत मिले साजिश के, हमारे सहयोगी की जरा रिपोर्ट देखिए। रामगोपाल मिश्रा को इसी जगह पर जहां मौजूद है, ठीक बगल में हमारे आप देखें ये घर है जहां पे उसे मौत के घाट उतारा गया और परिवार का कहना है कि बहुत बेदर्दी के साथ उसे मारा गया था। सिर्फ गोली नहीं मारी गई थी, उससे पहले भी उसके साथ बर्बरता की गई, उसके नाखून निकाले गए, उसके शरीर पे कई सारे जख्मों के निशान है, छरों के निशान है। ये वो जगह है जहां पे हम आपको दिखा रहे तस्वीरें। ये देखिए, ये झंडा जो है, जिस आरोप था कि यहाँ पे लगा हुआ हरा झंडा उतार कर उसने जो है भगवा झंडा लहराया था, ये वो बाउंड्री है जो टूटी थी, जिसकी वीडियो जो है वायरल हुए थे। और ठीक इसी जगह पर कहा जा रहा है कि जब रामगोपाल मिश्रा जो है ये झंडा लहरा था तब गोलियां चलाई गई। यहाँ देखिए किस तरह की चीजें पड़ी हुई हैं। रॉड पड़ा है बड़ा सा, एक जो है आपको कुल्हाड़ी हथौड़े दिखाई देगा, छोटा सा हथौड़ा आपको दिखाई देगा। वहां पे कांच की ढेर सारी बोतलें जो है वो टूटी हुई हैं, लाठी डंडे यहाँ पे पड़े हुए हैं, एक टूटी हुई चरपाई है और बहुत सारे कांच की बोतलें हैं। आपको ब्लड स्टेन भी दिखाई देगा, खून के निशान भी यहाँ पर हैं। कहा जा रहा है कि ये गोपाल मिश्रा के ही खून के निशान है, रामगोपाल मिश्रा के खून के निशान है। जब वो इस छत पर मौजूद था तब आपको दिखाते हैं, तस्वीर दिखाते हैं कि बगल में आप देखेंगे तो एक जीना है, एक सीढ़ी है और कहा जा रहा है कि वहीं से उसको गोली मारी गई। बहराइच में हिंसा भड़कने और उसमें रामगोपाल मिश्रा की मौत होने के बाद एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स हाथ में राइफल लेकर खड़ा नजर आ रहा है। इलाके के लोगों का कहना है कि वीडियो में हाथ में राइफल लेकर दिख रहा शख्स मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद का बेटा है, जो घटना के बाद से अपने पिता और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ फरार हो चुका है। जब टाइम्स नाउ नवभारत की टीम पड़ताल के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो हमारे सहयोगी की मुलाकात फायरिंग के चश्मदीद से। इस लड़की का दावा है कि अब्दुल हमीद की छत पर ही रामगोपाल मिश्रा को गोली मारी गई। सुनिए चश्मदीद को। रविवार की शाम को जब ये घटना हुई थी तब थी क्या आप यहाँ पे? हाँ, छत पे थे हम सब लोग। अच्छा, तो उस वक्त क्या हुआ था, क्या देखा आपने? कैसे जो लड़का था रामगोपाल मिश्रा जिसकी मौत हुई है वो कैसे चढ़ा था, कहाँ चढ़ा था और क्या हुआ, कुछ बताइए। उसने यहाँ से बहुत सारे लोग गए, फिर वो झंडा बदल रहा था, मुस्लिम का झंडा लगा था, वो भगवा कलर का झंडा लगा रहा था। फिर अचानक वो लेटरिन के पीछे छुप के उसको गोली मार दिया। फिर सब लोग मिलकर घसीट ले गए घर में अंदर। फिर मतलब उसकी प्लास से नाखून जा गए, फिर और सारी गोली मारी गई। फिर उसकी बेरहमी से मौत किया गया, उसको मार दिया गया। ये सब देखा आप लोगों ने? हाँ, हम सब लोग। आवाज सुनी थी गोली की आपने? हाँ। कितने गोलियां चली थी? 1, 2, 3, 4 गोली मैंने सुनी थी। 3-4 आवाज सुनी थी आपने गोलियों की? और फिर खींच के उसको इसी छत से उतारा गया? भाई छत से नहीं, अपने छत से, वो अपने छत से ले गए। और जो उसके घर वाले जब आए भाई वही, तब किधर से ले गए उसको? उधर से खींच के ले गए, खींच के ले गए, बाहर से ले गए उसको। तो उस वक्त घर में कौन कौन था इनके घर में? इनके घर में 4 लड़के थे, इनके बाप थे और इनकी माँ थी। कौन है? तो अब ये लोग सब भाग गए, फरार हैं। जिस तरह सीएम योगी बहराइच हिंसा पर ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं, उसका खौफ बहराइच के उन इलाकों में भी नजर आ रहा है जहां मूर्ति विसर्जन का जुलूस निकलने के दौरान हिंसा बढ़ी। इसलिए अब ऐसे इलाकों के घरों में ताले लटके नजर आ रहे हैं। जरा इस पर भी रिपोर्ट देखिए। ये देखिए, ये ताला इस घर में आपको लगा हुआ नजर आ रहा है, कुंडी और कुंडी के ऊपर उस ताला लगा हुआ है। इसके बगल वाले घर को भी अगर आप देखेंगे तो उस दरवाजे पर भी बड़ा सा ताला लगाया गया है और बताया जा रहा है कि लोग या तो घर के पीछे हैं या फिर यहां से चले। कोई है क्या अंदर? भैया कोई है अंदर? कोई है? कोई नहीं है। और इसी मोहल्ले में मैं आपको आगे लेकर चलता हूं और जरा देखते हैं कि यहां पर और कितने ऐसे घर हैं जहां पर लोग ताला बंद करके चले गए हैं या फिर अपने घर से चले गए हैं। ये देखिए, ये भी एक घर है, ये मुस्लिम समुदाय के ही एक व्यक्ति का घर है और यहां पर जो अंदर दरवाजा है, मैं कोशिश करता हूं वहां पर जाके जरा आवाज लगाऊं। कोई है क्या अंदर? हेलो, कोई है? यहां पर भी कोई नहीं है। तो ये जो लोग हैं दरअसल इनको इस बात का डर है। तो कई लोग अब घर छोड़ छोड़ के चले गए, लेकिन जो छोड़ना था वो गुस्सा, जिसमें आपको इतना बर्दाश्त ना हो कि किसी ने झंडा कैसे उतार दिया, उसको गोली मार दे।
और मुझे आश्चर्य होता है, कई लोग उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं कि झंडा उतारा इसलिए तो उसकी हत्या हो गई। तो झंडा उतारेंगे तो गोली मार देंगे, और इतना प्री प्लान नहीं था तो वहां पत्थर वगैरह कैसे आ गए? हर बार छत पे पत्थर मिलते हैं। खैर, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद